डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन फिजिक्स बाय स्टेप अप करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस समझेंगे कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके। तो शुरू करते हैं। गैस के बारे में हम क्या जानते हैं? गैस के बारे में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, गैस नो शेप, कोई शेप नहीं होता है, नो शेप साइज, एंड कैन बी कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ एनी साइज और शेप, कैन बी कंटेन्ड इन अ vessel of any size और शेप। जिस साइज या जिस शेप के वेसल में कंटेनर में हम जिस साइज या जिस शेप के कंटेनर में हम रख देंगे तो गैस का वही शेप साइज हो जाता है। इट्स फ्री टू एक्सटेंड। तो गैस जो है इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है इसका, सारे डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस। जैसा भी स्पेस है उसको फिल कर देगा, टू फिल द अवेलेबल स्पेस। जितना स्पेस अवेलेबल दोगे गैस को उतना स्पेस भर देगा। और क्या करता है गैस? इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये होता है। अब आइडियल गैस किसको बोलते हैं, जरा वो देखते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। कि भाई ये कौन सा स्पेशल गैस है। तो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस वैसे गैसेस जिनका मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। इसका जो कंस्ट्रेंट है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस होने का जो क्राइटेरिया है, तो मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, उसका कोई वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर पॉइंट मासेस विदाउट वॉल्यूम, जो कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मास जो है विदाउट वॉल्यूम हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही। एंड सेकेंड क्राइटेरियन इज दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि कोई भी मास रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसे गैसेस को जो विदाउट वॉल्यूम हो, जिनके मॉलिक्यूल्स और उनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट ना करें, तो वैसे गैस को आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस कहते हैं। विच डजेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जैक्टली आइडियल या परफेक्ट गैस होता नहीं है, उसके क्लोज होता है, बिहेवियर उसके क्लोज होता है। एग्जिस्ट इन रियलिटी, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो गैसेस सच जो परमानेंट गैसेस हैं, गैसेस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम और आपका ये सब जो इनर्ट गैस हैं, सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
और हीलियम विच कांट बी लिक्विफाइड इजीली, जिसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, हीलियम विच कांट बी लिक्विफाइड इजीली, आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। क्योंकि परमानेंट ये गैसेस फॉर्म में भी रहता है, में ही रहता है, इसका लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम विच कांट बी लिक्विफाइड इजीली, ऐसे गैसेस को आप परमानेंट गैसेस बोलते हैं। तो एन एक्चुअल गैस, जो एक्चुअल गैस है, रियलिटी में जो गैस है, एक्चुअल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, जो मैंने बोला था कि उसका बिहेवियर क्लोज टू आइडियल गैस हो जाता है, बिहेव्स एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्योंकि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो जाएंगे, काफ़ी उसका जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका आपस का इंट्रैक्शन जो है, गैस का मॉलिक्यूल्स का आपस का इंट्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट नल हो जाएगा, और वो मॉलिक्यूल्स जो है डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा। और जो पॉइंट मासेस है वो भी, मतलब क्योंकि जिस वॉल्यूम को गैस ऑक्युपाई करेगा उसके कंपैरिजन में उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर उसका प्रेशर काफ़ी लो रहा और काफ़ी हाई टेम्परेचर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में वो तो वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अगर ऐसा होगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, क्या होगा कि आपका इंटरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि काफ़ी ऑलमोस्ट नल, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the vessel volume या to the volume that it is occupying, to the volume, ब्रैकेट में वेसल लिख देता हूँ, वेसल ये कंटेनर, वॉल्यूम और वेसल, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम that it is occupying, that gas is ऑक्युपाइंग, कि ऑक्युपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसके खुद के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये बिहेवियर जो है, बिहेवियर ऑफ दिस गैस अप्रोचेस टू द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होने से इस तरह का आपका हो जाता है कि उसका जो क्राइटेरिया ऑफ आइडियल गैस वो ऑलमोस्ट मीट होने लग जाता है। अब गैस लॉज फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ये फॉलोइंग, ये सब गैस लॉज तो वो ओबे करते ही करते हैं, ये सब आपको हो सकता है पहले से भी मालूम होगा, फिर भी मैं एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, volume occupied by gas is inversely proportional to pressure for constant temperature and for a given mass of gas, mass of gas जो है constant है for a given mass of gas।
तो फॉर गिवन मास ऑफ गैस बॉयल्स लॉ यही बोलता है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है उसको कैसा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आपका PV जो है PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है PI VI इक्वल टू PF VF। तो जब PV कांस्टेंट है तो P वर्सेस V का जो कर्व होगा वो क्या होगा? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा था? मैंने पढ़ा था एक्स वाई इक्वल टू सी, जो ये इक्वेशन जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ करता था। तो अब अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें P वर्सेस V का फॉर गिवन टेम्परेचर, का ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। और फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा T इक्वल टू कांस्टेंट फॉर गिवन मास ऑफ गैस। और अगर मैं PV वर्सेस V करूं तो PV तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं PV वर्सेस P और V, तो ये एक स्ट्रेट लाइन दे देगा क्योंकि PV जो है कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन टेम्परेचर। मेरा T इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस तरह से प्रेशर वेरिएशन का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो वेरिएशन होगा वो इस तरह से होगा फॉर आइडियल गैस। अब अगला गैस लॉ जो है देखते हैं, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सारे आइडियल गैस लॉज हैं फॉर गिवन मास ऑफ गैस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा। और V बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस जो है अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस जो है क्या कहलाता है हमारा? वो आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं उसको, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब जरा PV ग्राफ प्लॉट करते हैं, VT ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए। तो ये हमारा VT वो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
इस तरह का हो जाएगा फॉर गिवन प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ गया। और यहाँ पे V/T जो कि कांस्टेंट होगा वर्सेस P और T। प्रेशर लें या टेम्परेचर लें, V/T कांस्टेंट रहेगा इसमें, जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या जीरो प्रेशर पे हमने नहीं लिया है इसको, क्योंकि जीरो टेम्परेचर को जीरो केल्विन करना बहुत, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऐसा आपका है। और अगर प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा है तो अगर आपका इस तरह से है तो ये होगा V इनिशियल बाय T इनिशियल इक्वल टू V फाइनल बाय T फाइनल। अगर आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, I से F चेंज हो रहा है स्टेट, फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। अब तीसरा लॉ, आइडियल गैस का तीसरा लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गे-लुसेक्स लॉ और प्रेशर लॉ। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स है, थर्मोडायनेमिक उसका कोऑर्डिनेट्स है किसी भी सिस्टम का, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस का, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम गैस जो आपका है, आइडियल गैस जो है, तो उसका क्या, उसका थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करके दूसरे का डिपेंडेंस देखते हैं दूसरे पे। कोई एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिए और वेरिएशन देख रहे हैं हम इसमें। तो एक बार हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, एक बार हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट हुआ आइसोबारिक प्रोसेस में। अब यहाँ पे यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, तो जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ गैस, हर किसी में कांस्टेंट है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस the pressure is directly proportional to its absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल में टेम्परेचर। इसमें जितने भी जहां भी टेम्परेचर लिया जा रहा है वो सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है, केल्विन स्केल में है। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और P/T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप उसको प्रोसेस में लिखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होगा, Pi/Ti इक्वल टू P फाइनल बाय T फाइनल, इनिशियल P इनिशियल बाय T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाय T फाइनल। तो इस केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट था इस केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं।
प्रेशर, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक स्टार्टिंग टेम्परेचर से ले रहे हैं। एक यहाँ पे मैं एक किंक डाल दे रहा हूँ। आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पे केल्विन में है, इन केल्विन, ठीक है। और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम P/T को प्लॉट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्योंकि P/T कांस्टेंट होगा वर्सेस P और T, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट ही है। अब जीरो प्रेशर या जीरो टेम्परेचर से तो नहीं करेंगे, तो इस तरह का हमारा ग्राफ होगा। तो अब अगला लॉ देखते हैं हम। अगला लॉ है हमारा एवोगाड्रो लॉ। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों को कांस्टेंट रख के देख लिया। अब एक जो है एवोगाड्रो लॉ, इसमें जो है मास हम कांस्टेंट करेंगे, गैस का मास जो है हम कांस्टेंट करके देखेंगे। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules। क्योंकि आपका आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है, तो आइडियल गैस में गैस का अलग अलग गैस हो तो भी वो आइडियल गैस ही है, तो उसका बिहेवियर सेम रहेगा। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम जो है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। यही आपका एवोगाड्रोस लॉ है। तो इसका जरा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करिए पहले आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जो है, इसको मैं अभी आइडियल गैस इक्वेशन बता के फिर से इस पे आता हूँ। एवोगाड्रोस लॉ को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा स्पेस में रख लेता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमने जो ये ऊपर में चार लॉ पढ़े, इन चारों लॉ को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है, और वो इक्वेशन जो है एक सिंगल इक्वेशन में लिखा जा सकता है। ऑल फोर लॉज स्टडीड above can be written in a single equation, written या expressed in a single equation, and this is ideal gas equation. This is your ideal gas equation.
और वो क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे यही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, इन चारों लॉ से निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारा P जो है आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो कि आपका हो जाएगा मास ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ये आपका यस बाय ये आपका एक मोल गैस जो है कितना मास होगा वो ये बताता है। और आपका R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कि इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला रहा है कि हर जगह इसका वैल्यू सेम ही रहता है, जिसका वैल्यू जो है 8.31 जूल पर मोल केल्विन है, विच इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो अब इसमें इस इक्वेशन में ज़रा हम लोग देखते हैं कि हमारा ये इक्वेशन जो है, इसको मैं लिखूं अगर, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है। तो हमारा बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ में हमारा क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो पीवी जो है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन आर, तो चूंकि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब उसके बाद हमारा चार्ल्स लॉ था। तो चार्ल्स लॉ में हमारा हमने प्रेशर कांस्टेंट किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था एंड वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, सपोज अब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, v बाय, इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, v बाई टी इक्वल टू एन आर बाय पी। तो अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो फॉर गिवन मास ऑफ गैस, तो एन आर तो कांस्टेंट ही है फॉर गिवन मास ऑफ गैस, तो ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। वी बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ हमारा डिराइव हो गया इसी से। और फिर हमारा ये था गेल-ल्यूसेक लॉ था, उसमें क्या था, उसमें वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया था। गेल-ल्यूसेक लॉ, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया था। तो P अगर अरेंज करें तो क्या आएगा, P बाय टी इक्वल टू एन आर बाय वी। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा फॉर गिवन मास ऑफ गैस, क्योंकि एन आर तो कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन मास ऑफ गैस और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला देखते हैं।
जो हमारा एवोगाड्रो लॉ था। एवोगाड्रो लॉ में कहा जाता था कि एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जरा उसको देखते हैं कि प्रेशर हमारा क्या था इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआर टी। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाय आर टी। तो एन इक्वल टू पी बाय आर टी इंटू भी। तो अगर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये डिराइव होकर के इसमें आ गया, गिवन पी एन टी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ विल हैव कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगाड्रो लॉ भी हमारा इस तरह से हमारा चारों लॉ जो है डिराइव हो गया। तो हमने आज के क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस देखा और गैस का आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया यूजिंग द 4 गैस लॉज। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।